जय हिंद। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग लोकसभा एवं राज्यसभा संसदीय समिति एवं विभिन्न प्रस्ताव, संविधान संशोधन एवं प्रक्रिया, राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम लोकसभा संबंधित प्रश्न देखते हैं, वन लाइनर। उसके अनुसार उसी क्रम में हम लोग देखेंगे। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत तीसरा लेक्चर है। जल्दी चौथा भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 वह अनुच्छेद है जो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। यह है अनुच्छेद 326। अगला देखते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय स्पीकर करता है। अगर पार्लियामेंट के संदर्भ में है तो लोकसभा अध्यक्ष, और विधानसभा के संदर्भ में है तो विधानसभा का स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को, जिसकी संख्या 2 होती है, मनोनीत कर सकते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला देखते हैं। जो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में निपुण होते हैं। इसमें से कोई एक अगर हैं, 4 ही है। साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा। अगर 4 ही में अगर कोई लोग अगर विशेषज्ञ हैं तो उनको राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं विघटन द्वारा। ये तीनों विधि है लोकसभा को समाप्त करने की। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। अगला देखते हैं। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। 50 सदस्यों की 50 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है लोकसभा के प्रति। थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, कलेक्टिव रूप से उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। और अगर व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछे कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत अगर व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है तो प्रेसिडेंट के प्रति। अगला हम लोग देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20 लोकसभा में
केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20। अगला देखते हैं। लोकसभा का यह स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। लोकसभा का स्पीकर, अगर लोकसभा अध्यक्ष है, अपना त्यागपत्र देना चाहे तो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष होते हैं, जिनको डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, को संबोधित कर दे सकते हैं। अगला देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोटिंग का प्रयोग करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। अगला देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण में रहता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के पास यह प्राधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र होता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना ही प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ये प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जब आप देखेंगे कि संसद या विधानसभा जब नए गठन होता है तो उसमें एक नए पद जनरेट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर का, जो कि जैसे स्पीकर अगर है तो लोकसभा का बात है तो लोकसभा में सबसे वयोवृद्ध जो सबसे उम्रदराज के लोग रहते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। ये तब तक रहते हैं जब तक कि परमानेंट अध्यक्ष न हो जाए। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य रहता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला हम लोग देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश से है। सत्रावसान से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। सत्रावसान का तात्पर्य होता है कि लोकसभा के सत्र की समाप्त करना। अगला देखते हैं। लोकसभा के सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। लोकसभा के सामान्य अवधि 5 वर्ष की होती है प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से इसकी काउंटिंग किया जाता है। थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 का अध्ययन करते हैं तो इसमें संसद की संरचना के बारे में है। संसद की संरचना का मतलब है कि इसमें प्रेसिडेंट और 2 सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा मिलकर ये पार्लियामेंट का गठन करते हैं। पार्लियामेंट बराबर होता है प्रेसिडेंट और राज्यसभा प्लस लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अब यहाँ है क्वेश्चन लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 81 है यानी कि 81 जो अनुच्छेद है इसमें बताया गया है कि लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना में आप देखेंगे कि राज्यों से 530 लोग निर्वाचित होकर आते हैं सांसद के रूप में और 20 जो होते हैं यूटी से आते हैं, ये स्टेट से आते हैं और 20 जो होते हैं यूटी से आते हैं। तो टोटल हो गया आपको 550। ये लोग लोकसभा में आते हैं निर्वाचित होके अलग अलग क्षेत्रों से। तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 81 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है।
और यहाँ लोकसभा का जो कार्य अवधि होता है 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा के अगर सदस्य बनना हो तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष पूर्ण करनी चाहिए और अधिकतम जो उम्र है कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ये भी जानना चाहिए। और थोड़ा जान लेते हैं कि अगर प्रेसिडेंट बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो तो आपको कम से कम 35 वर्ष उम्र पूरा करना चाहिए। गवर्नर अगर राज्यपाल बनना हो तो मिनिमम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लोकसभा सदस्य बनना हो तो मिनिमम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनना हो तो मिनिमम 30 वर्ष, विधानसभा का अगर सदस्य बनना हो तो मिनिमम उम्र 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य अगर बनना हो तो मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए उम्र। इसे भी याद रखेंगे, ये काफ़ी बार कई बार पूछ देता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के दो सत्रों के अंतराल को कहते हैं सत्रावसान काल। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहा जाता है। एक लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति करता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ये जरूर याद रखिएगा। किसी भी आप देखेंगे कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कई चीज़ें चलाने के लिए आपको गणपूर्ति कोरम की आवश्यकता पड़ती है। उससे कम रहेगा तो वो फंक्शन नहीं करता है। तो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति करता है कुल सदस्य संख्या का 1/10। यानी मान लीजिए कि 550 लोकसभा में मेंबर हैं, तो इसको लोकसभा को चालू करने के लिए क्या करिए कि 550 में 10 से भाग कर दीजिए, यानी कम से कम अगर 55 लोग उपस्थित हैं लोकसभा में तो समझ जाइए कि लोकसभा चालू रहेगा, यानी सत्र चालू किया जा सकता है। अगर 55 से कम पड़े तो फिर लोकसभा नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। ये लेडीज का नाम है, कुमार यहाँ है तो कुमारी समझिएगा, लेकिन लेडीज हैं ये। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी, निर्वाचन क्षेत्र, ये बिहार के रोहतास जिले के अंतर्गत जो सासाराम है, यहाँ से ये निर्वाचित हुई थी। लोकसभा का प्रथम स्पीकर थी, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर ऐसे प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला हम लोग देखते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीए संगमा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जो जनजाति समुदाय से थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होता है। थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे कि संयुक्त बैठक जो होती है, ज्वाइंट सीटिंग, इसके संबंधित वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। यानी आर्टिकल 108 में 108 में वर्णन है ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक का। और संयुक्त बैठक की आहूत कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट करेगा। और उसका पीठासीन यानी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। उसमें राज्यसभा का भी अध्यक्ष सभापति रहते हैं, लेकिन इसकी बैठक के पीठासीन जो यानी अध्यक्षता जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहाँ माइनर बात है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन या अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। और इसी तरह से अगर विधानसभा में देखिएगा तो विधानसभा में दोनों सदनों की, अगर कहीं दोनों सदन है
तो संयुक्त बैठक की जो पीठासीन होता है स्पीकर होता है और आहूतकर्ता जो है वो गवर्नर हो जाता है। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आर्टिकल 108 के बारे में। 108 में है संयुक्त बैठक के बारे में। तो संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के बारे में ही बुलाया जाता है। संविधान संशोधन से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उसमें ज्वाइंट सीटिंग संबंधित कोई कंसेप्ट नहीं है, इसे जरूर याद रखेंगे, ये यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो संयुक्त बैठक संबंधित अगर कोई बुलाया जा रहा है तो ये समझिएगा कि वो साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन संबंधित विधेयक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक अगर होगा तो उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट नहीं है भारतीय संविधान में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसको पीएससी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कमेटी होती है। भारतीय संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे राज्यसभा से संबंधित प्रश्न के अंतर्गत वन लाइनर। तो यहाँ देखते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनता है तो वह स्वतः राज्यसभा का सभापति हो जाता है। राज्यसभा का सभापति अलग से नहीं बनता है, वो पदेन सभापति हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला देखते हैं। पहली बार एक सांसद या विधायक को इस आधारों पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी साथ लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे वह सदस्य है राज्यसभा के। पहली बार एक सांसद या विधायक को इस आधारों पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि इसकी अनुमति के बिना इसकी लगातार बैठक से अनुपस्थित रहे थे, वो थे राज्यसभा के सदस्य थे। अगला हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसमें और जान लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि थोड़ा सी राहुल गांधी वाला मैटर में देख लेते हैं कि राहुल गांधी का जो मैटर है, तो राहुल गांधी के मैटर में है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता तत्काल समाप्त की गई थी और ये जो था उन पे डिफेमेशन यानी कि मानहानि, क्रिमिनल मानहानि, दो तरह का मानहानि होता है, एक सिविल भी होता है एक क्रिमिनल होता है। तो इनको क्रिमिनल मैटर में जिसका उल्लेख 499 और 502 के बीच वर्णन है, तो 499 में मानहानि की परिभाषा है। तो मानहानि में अगर दंड है तो मैक्सिमम 2 वर्ष ही है, याद रखिएगा, उनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिला हुआ था। तो राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई थी, तो एक लिली थॉमस का केस है। इसमें है लिली थॉमस का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है या विधानसभा यानी कि सांसद या विधायक है, अगर उसको कम से कम 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है तो उसको तत्काल सदस्यता समाप्त हो जाएगी उस सदन से, जिस सदन से वो संबंधित रहेगा। इसी का आधार बनाते हुए आप देखिएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई थी। इनकी सदस्यता गुजरात का एक जो सिविल कोर्ट था उसने दिया था। सीजीएम रैंक के वो जज थे, उन्होंने सदस्यता समाप्त किए थे। फिर वो अपील में गए थे, तो अपील में सेशन कोर्ट में गए थे, सेशन कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में भी गए तो उनको भी कुछ नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग रहेगा, ये तो है, हाई कोर्ट तक थोड़ा रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग रहेगा। खैर जो भी हो, लेकिन इसमें 2 चीज़ है। सदस्यता समाप्त जो किया गया है तो 2 रूलिंग है। एक है लिली थॉमस का केस है, इसमें तत्काल सदस्यता समाप्त कर दी जाती है किसी सांसद या विधायक की अगर 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक अगर सज़ा उनको मिल जाती है किसी भी व्यक्ति को,
तो राहुल गांधी की 2 वर्ष की सजा थी, इसलिए सदस्य था। और दूसरा रूलिंग है कि लोकसभा का भी अपना नियम है, लोकसभा राज्यसभा जो फंक्शन करता है तो अपना भी रूल बना के चलता है। तो उसकी रूल जो है उसके अनुसार भी है कि अगर कोई कोर्ट किसी सांसद को अगर अयोग्य घोषित करता है तो तत्काल सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो देखिएगा कि उधर जल्दी उसका घोषणा हुआ है, इधर सदस्यता समाप्त हो गई। तो इस तरह के 2 प्रोविज़न के अंतर्गत किया जाता है। लिली थॉमस वाला केस याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, कभी जजेस के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रमोशन और उनकी पद कैसे होता है। जैसे थोड़ा सी अगर हम लोग जानना चाहें तो पहले आप अगर जज बनते हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस इसकी रिक्रूटमेंट मैक्सिमम लेता है। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्ट लेता है, और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में और उत्तराखंड और झारखंड में आप पीसीएस लेता है, यानी कि वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि बिहार का है तो बीपीएससी, उत्तर प्रदेश का यूपी पीसीएस, इस तरह के उत्तराखंड का उत्तराखंड पीसीएस। तो ये आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के आप पद पर जाते हैं। उसके ऊपर अगर बढ़िएगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, इसको जेएमएफसी भी कहा जाता है शॉर्ट में। और इसके बाद सीजेएम होता है, सीजेएम के बाद इसी में एडिशनल सीजेएम भी होता है। फिर आगे जाइएगा तो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन होता है, और असिस्टेंट कोर्ट सेशन जज होता है, या फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। हम लोग कभी बात करेंगे इन लोग के बारे में, कितना कौन जजेस पनिश कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो हम लोग लॉ वाला में पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे सीआरपीसी में प्रोविज़न है, पूरी तरह से सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें बताया गया है कि कौन जज क्या करेंगे, कितनी पावर होती है। इसके अंतर्गत करें क्वेश्चन देखते हैं 28। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है उनकी जनसंख्या के आधार पर ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगर राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु कोई उम्र सीमा नहीं है, यानी संविधान के अनुसार मैक्सिमम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है स्पीकर। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है स्पीकर, यानी कि ये लोकसभा है, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, या स्पीकर उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। भारत में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। अगला देखते हैं। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक रख सकती है 14 दिन। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजा गया कोई वित्त विधेयक राज्यसभा अधिकतम समय जो 14 दिन है उतना ही रख सकती है, उससे अधिक नहीं। यानी 14 दिन तक राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है, उससे अधिक नहीं। अगला देखते हैं। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ऑल इंडिया जो सर्विसेज है इसमें राज्यसभा का ज़्यादा देखिएगा कि पावर है। यहीं कोई भी अखिल भारतीय सेवा सृजन करना हो तो पहला कदम उठाता है। जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए अगर कदम उठाना हो तो पहले राज्यसभा ही एक संकल्प पारित करता है कि ऐसा राष्ट्र हित में आवश्यक है। अभी जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आईएएस है, आईपीएस है और भारतीय वन सेवा है, ये 3 पद जो है अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत है। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग की जा रही है, लेकिन अभी निकट भविष्य में संभव शायद नहीं है, मुझे तो नहीं लगता अभी। तो इसमें क्वेश्चन है राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन।
अगला देखते हैं, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है संविधान के प्रावधानों से हटकर। उप प्रधानमंत्री का जो पद है संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, याद रखेंगे। यानी उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन हुआ है संविधान के प्रावधानों से हटकर। कभी कभी उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया है आप भारतीय अगर पॉलिटी देखेंगे तो। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। चंद्रशेखर ऐसे भारत के प्रधानमंत्री रहे जो कि उससे पूर्व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित नहीं किए थे। अगला हम लोग देखते हैं, वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किए थे, बहुत कम समय के लिए बने थे। अगला देखते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। अगला देखते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसको है कि 6 माह के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए। अगर 6 महीना के अंतर्गत वो मंत्री सदस्य नहीं बनता है तो उसकी सदस्यता समाप्त, यानी मंत्री वो नहीं रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन का अनुसार है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। ये ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में 6 माह की छूट नहीं है, भारत में ये छूट है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति की विवेचना किया गया है। यह अनुच्छेद है 75। 74 और 75 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। अगर हम लोग थोड़ा श्योर इसके बारे में जान ले तो स्टिमुलस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2 तरह के होता है, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का जो निर्धारण करता है वो वित्त मंत्री करता है, यानी वित्त मंत्रालय करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरआर, सीआरआर, एसएलआर देखते हैं, तो इसकी निर्धारण जो करता है ये आरबीआई करता है। आरबीआई का पहले गवर्नर करता था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लेकिन वर्तमान में क्या है कि 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी है। ये 6 सदस्यीय ही आप देखेंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट संबंधित बातों का निर्धारण करता है। तो यहाँ जरूर याद रखेंगे कि स्टिमुलस के अंतर्गत एक फिस्कल पॉलिसी जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्त मंत्री का कार्य है, इसमें टैक्स वगैरह लगाना आता है। जैसे टैक्स कहीं लगाना है तो वित्त मंत्री वगैरह इसमें काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आरबीआई एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, जैसे कि रेपो रेट कम या ज़्यादा करना, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये चीज़ है। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, कभी हम लोग जब इकोनॉमिक्स पार्ट में जाएंगे तो हम लोग विस्तार से देखेंगे। और ये जो है 1 लाइनर चालू रहेगा या बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका पेपर और उसका ऑफिशियल आंसर या ऑथेंटिक प्रमाणित आंसर के साथ यहाँ
लाया जाएगा। फिर हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आधारित भी देखेंगे। बस आप जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन केवल ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पर आए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग। अभी वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। वो देखिएगा कि मंत्रियों में उच्चतर होता है, यानी कि ऊपर होता है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। अब आगे हम लोग संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। अगला देखते हैं, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। अगला देखते हैं, कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है संघीय बजट से। कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है संघीय बजट से संबंधित है। अगला देखते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। अगला देखते हैं, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव को। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव को। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है कैग। भारत का जो कैग होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये उपस्थित रहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। इसकी प्रोविज़न देखिएगा तो 148 से 151, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 के बीच प्रावधान किया गया है कैग के बारे में। आगे हम लोग विभिन्न संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला देखते हैं, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ वह संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, ये भी याद रखिए कि कब, तो 1951 में हुआ था। ये संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि और भूमि सुधार संबंधित संरक्षण से संबंधित था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पहला संविधान संशोधन अधिनियम। आप देखेंगे कि पहला संविधान संशोधन के बाद शेड्यूल 9 जोड़ा गया है, और 9 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भारतीय संविधान थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से, अगर भारतीय संविधान का शेड्यूल 9 जो है इसको पढ़ना है तो आपको आर्टिकल 13 और 362 ये जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ये अनुसूची है, अनुसूची 9,
अनुसूची अगर 9 पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 13 और 362 इसको जरूर, इसके साथ ही आप इसके बाद आप देखेंगे कि शंकरी प्रसाद का केस आता है, सज्जन सिंह का केस आता है, उसके बाद गोलकनाथ का केस आता है, फिर देखिएगा केशवानंद के भारती का वाद। इसमें ये सभी जो है 3 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी से संबंधित है 9 शेड्यूल से। आप अगर आर्टिकल 13 का अध्ययन करेंगे तो इसमें कहता है कि कोई भी कानून जो कि मूल अधिकार से असंगत है या अल्पीकरण यानी सीमित करता है तो वो उस सीमा तक असंवैधानिक होगा। अगर मान लीजिए कि कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है, अगर उसके अंतर्गत मान लीजिए कि कोई उसके अंतर्गत कोई प्रोविज़न ऐसा है कि जो उसको हटा देने पर मूल अधिकार से संबंधित असंगति समाप्त हो जाएगी, तो उसी शब्द, उसी लाइन, उसी आर्टिकल को हटाया जाएगा। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट या विधानसभा बनाती है, अगर और उस कानून के बनने पर आप अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उस सीमा तक उसको असंवैधानिक जुडिशियल रिव्यू के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। तो ये इसको कहा जाता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अगर मान लीजिए कि पूरा सब कोई कानून है, पूरी कानून ही असंगत है मूल अधिकार से, तो पूरा कानून ही असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 13 में है कि आप क्लॉज देखेंगे तो 3 प्रकार क्लॉज है। तो इसमें है कि कानून किसको कहा जाता है, जिसमें एक्ट भी आता है, नियम, विनिमय, प्रथा, ये सभी आते हैं। और अनुच्छेद 362 में है कि संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। ये केस, इसके बारे में हम लोग कभी विस्तार से देखेंगे, यहाँ लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह और गोलकनाथ 2 भाई थे। तो ये सब थे कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये चाह रहे थे कि हमको संरक्षण मिले, और अनुच्छेद 362 के अंतर्गत जो कानून पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें भूमि संबंधित सुधारों को किया गया था और 9 शेड्यूल में डाला गया था। 9 शेड्यूल में जो भी एक्ट डाल दिया जाता था उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था। ये प्रोविज़न किया गया 9 शेड्यूल बनाकर। इसलिए आप देखिएगा कि 9 शेड्यूल अगर पढ़िएगा तो उसमें भूमि सुधार संबंधित बहुत से कानून हैं और उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है कोर्ट द्वारा। तो इसमें आगे क्या हुआ कि एक आप केस देखेंगे, उसका नाम है IR कोहेलो या शेलो, IR कोहेलो या शेलो, कहीं शेलो भी लिखा रहता है। ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितनी कानून संसद या विधानसभा बनाकर अगर 9 शेड्यूल में डालती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि IR कोहेलो या शेलो के केस में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973, ये जो डेट है, केशवानंद भारती के केस के जजमेंट इसी दिन आया था, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। तो इस दिन के बाद जितनी 9 शेड्यूल में अगर एक्ट कोई भी विधानसभा या संसद डालता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। अगर वो विधि के अनुसार असंगत होगा तो उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। लेकिन इससे पहले की जितनी एक्ट उसमें शामिल है उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा और नहीं किया गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर भी इतना जानना चाहिए। और 24 अप्रैल जो है एक और भारतीय संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 जो डेट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचायती राज इसी दिन
जो संवैधानिक दर्जा है लागू हुआ था, यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को यानी ग्राम जो संगठन है आर्टिकल 40 जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके अंतर्गत 11वां शेड्यूल यानी कि 11वां अनुसूची जोड़ा गया, 343 9 शेड्यूल के अंतर्गत शामिल किया गया और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 से वो लागू हुआ था। और 1 जून 1993 से, इसे भी याद रख लीजिए कि 1 जून 1993 से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है ये लागू हुआ था 1 जून 1993 से, जो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जिसका प्रावधान आप देखेंगे कि भाग 9 के ए में है और शेड्यूल 12वां में है, यानी अनुसूची 12वां में नगर पालिका के बारे में है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया 97 है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011, यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया 1978 में संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला देखते हैं। संपत्ति का यह अधिकार समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अब ये देखिएगा कि 31 में जो था अब इसको कर दिया गया है 300 के क में। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 300 का क में। ये अब कानूनी अधिकार हो गया है, पहले फंडामेंटल राइट्स था, इसीलिए विवाद हुआ था और शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह और गोलकनाथ का केस आया था और वो लोग कहे कि हम लोग का जो संपत्ति है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो सरकार या राज्य सरकार कैसे छीन सकता है। तो इसी में जो केस शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह और गोलकनाथ का केस है और पहला संविधान संशोधन उसी से संबंधित है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द याद रखिएगा कि एक बार ही केवल संविधान जो प्रस्तावना है सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जरूर याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है प्रस्तावना में, और प्रस्तावना को सिर्फ 1 टाइम ही अमेंडमेंट किया गया है। अगला देखते हैं। एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य में आप देखिएगा कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो मूल संविधान है उसमें ये नहीं है।
स्वर्ण सी समिति के रिकमेंडेशन पर ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का आप भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के ए में अगर देखेंगे तो मौलिक कर्तव्यों को समावित किया गया है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है टोटल 11 है, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इसे भी याद रखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। इसे भी याद रखिएगा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन, इतनी संशोधन इसमें हुआ है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से। संविधान का 52वां संशोधन जो है दल बदल से संबंधित है। अगर आप शेड्यूल देखिएगा 10 तो दल बदल से ही संबंधित है, जिसको संविधान का 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। अगला देखते हैं। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला देखते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीट की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष है 2026। ये 2026 है, यानी कि 2031 में जो जनगणना होगी उसके बाद इसमें बदलाव होगा। यानी क्वेश्चन है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना का आधार बनाकर किया गया था, कर दी गई है। और यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष में पहली जनगणना, वो जनगणना है 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद ही चेंज होगा। नहीं तो अभी तक जो लोकसभा में सदस्यों की जो सीट है, सीटों की संख्या, वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। अगला हम लोग देखते हैं। भारत की सरकारी जो भाषा है संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है साधारण बहुमत द्वारा। भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान जो है साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। जैसे राज्यों का नाम, सीमा वगैरह परिवर्तन करना है तो उसमें भी साधारण बहुमत द्वारा ही किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। संविधान संशोधन की पहल सर्वप्रथम सदन करेगी, यानी दोनों सदनों में से किसी में भी पहले किया जा सकता है। जैसे कि धन विधेयक अगर देखिएगा तो पहले लोकसभा में जाता है, लेकिन अगर संविधान संशोधन संबंधित अगर बात है तो इससे संबंधित अगर जो पहल है सर्वप्रथम किसी भी सदन, लोकसभा में या राज्यसभा में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और इसके बारे में जाने तो संविधान संशोधन जो बात है ये भाग 20 में मात्र एक ही अनुच्छेद है, वो है 368 अनुच्छेद। यानी कि भाग 20 में एकमात्र अनुच्छेद जो है 368, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं शक्ति संबंधित बात दिया हुआ है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा।
शिक्षा जो राज्य सूची यानी 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। इसमें से स्टेट लिस्ट से कनकरेंट लिस्ट में शिक्षा संबंधित प्रोविजन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। अगला हम लोग देखते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग को जो उपाध्यक्ष का जो पावर होता था, यानी कि उसकी रैंक वरीयता क्रम में, वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता था। अब वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, इसे भी याद रखें, कई बार पूछ देता है कि नीति आयोग के स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015। और वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो पद है वो भी वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान ही है। और जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री होता था, और वर्तमान में जो नीति आयोग है इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। आगे हम लोग राज्य सरकार की संरचना एवं कार्य प्रणाली संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। राज्य की विधायिका द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश होता है, का अनुमोदन होना आवश्यक होता है राज्य की विधायिका द्वारा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्य का जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 है, इसमें है कि जब विधानमंडल विश्रांति काल में हो तो राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। ये अनुच्छेद 213 में प्रोविजन है। और अगर संसद विश्रांति काल में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उससे संबंधित अनुच्छेद है 123, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है 213, जिसमें विश्रांति काल, अगर विधानमंडल विश्रांति काल में है तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो राज्यपाल का पद है ये प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के, ये भी जानना चाहिए। ऐसे मुख्यतः कार्यकाल जो राज्यपाल का होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे पद से हटा सकता है, प्रसाद पर्यंत होता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका पद जो होता है प्रसाद पर्यंत नहीं पद होता है, यानी किसी के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति या संसद के प्रसाद पर्यंत ये पद नहीं होता है, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, इसे भी जानना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम राज्यपाल बनी थी, वो थी सरोजिनी नायडू थी। अगला हम लोग देखते हैं, पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल का यह अधिकार है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करे। अगला देखते हैं,
विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एवं विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार करने हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, वो होता है राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल आप देखिएगा कि कई मामलों में राष्ट्रपति से भी ताकतवर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि वह कौन सा व्यक्ति है कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एवं विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, वो व्यक्ति है राज्य का राज्यपाल होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत आता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का शीर्षक है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बन गया है, तो उसकी वेतन और भत्ते से संबंधित जो प्रोविज़न है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वो अपना अनुपात में करेगा। ये नहीं कि 2 राज्य का या 3 राज्य का राज्यपाल बन गया तो 3 राज्य का एक राज्यपाल का जितनी चीज़ पेमेंट मिलता है उतना देगा, ऐसा नहीं। वो ये राष्ट्रपति अपने आदेश में एक अनुपात निर्धारित करता है और उसके अनुसार उसको आवंटित करता है। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, उसे उस राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा अवधारित करे। अगला क्वेश्चन जो है राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये सभी जो वीडियो है ये आपको PCS में काम आएंगे, नेट JRF अगर दे रहे हैं वहाँ काम आएंगे, SSC सचिवालय दरोगा या टीचर के कार्य है या नेट बैंकिंग वगैरह उसमें भी काम आएंगे या पेट वगैरह। तो इसे आप ज़रूर 2-3 बार देखिए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित। तो इसमें है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश की। विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य संख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में अगर देखिएगा कि विधानसभा सीटों की जो संख्या है ये है 403 है और एक मनोनीत अगर जोड़िएगा तो 404। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक अगर कोई भी विधानसभा हो या संसद भी अगर विघटित हो जाता है तो उसका स्पीकर पद पर भी बना रहता है जब तक कि नए संसद की पहली बैठक से पूर्व तक वो रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन है कि विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर ही एक ऐसा पद है जो बना रहता है
ये बना रहता है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक ये बना रहता है पद। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद किसी साधारण विधियों को रोक सकती है 4 माह तक। विधान परिषद जो है किसी साधारण विधियों को रोकने की शक्ति 4 माह तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की आकस्मिक निधियों की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व है किसी राज्य का विधानमंडल। किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधियों की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो 500 हो सकती है, उससे अधिक नहीं। अगला हम लोग देखते हैं, राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्य के विधानसभा में कोई भी विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य के राज्यपाल की संस्तुति न मिल जाए। अगला हम लोग देखते हैं, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने एक बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में पड़ा रह सकता है 3 माह से अधिक तक नहीं। यानी कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में पड़ा रह सकता है 3 माह से अधिक समय तक नहीं। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद संबंधित यहाँ 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से पॉलिटी के अंतर्गत आपको समझ आ जाएगा और एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत महसूस करेंगे। क्वेश्चन यहीं से जनरेट होंगे। आप देखेंगे कि इससे पहले एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न यानी इतिहास के अंतर्गत जो 3 पार्ट है एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जरूर जाके देखिए, प्ले लिस्ट में बहुत कुछ मिलेंगे। अगर लॉ के स्टूडेंट है तो आप उससे संबंधित भी मिलेंगे और भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य सरकार के जो मंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है 167। अगला हम लोग देखते हैं, भारत का वह राज्य जहां समान सिविल कोड लागू है गोवा। भारत का वह राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। वर्तमान में ये काफ़ी चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका प्रोविज़न जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 में है, केवल 44 में है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। ये केवल नागरिकों को मिलता है। ये भी याद रखिएगा कि एक समान सिविल संहिता नागरिक से है, यहाँ व्यक्ति शब्द नहीं जुड़ा है, नागरिक जुड़ा है और नागरिक को ही उपलब्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये नागरिक के लिए उपलब्ध है या व्यक्ति का या गैर नागरिक या दोनों को, इस तरह के। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। इससे संबंधित केस लॉ भी है। सरला मुदगल का केस है, आप सायरा बानो वगैरह
से संबंधित इसमें कई क्वेश्चन आएंगे, बाद में हम लोग इसमें देखेंगे, कभी लॉ वाला में ज़्यादा देखेंगे। लॉ के जब लेक्चर अपलोड होगा तो उसमें ये ज़्यादा, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। तो ये है डीपीएसपी जो कि स्टेट पर निर्भर करता है कि इसको लागू करे या न करे। इसको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, यानी इफेक्ट में, प्रभाव में लाया नहीं जा सकता है और कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही किया जाए, ये राज्यों पर छोड़ दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के विधानसभा विभाजित है 70 भागों में। दिल्ली में विधानसभा सीटों की जो संख्या है 70 है। अगला हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित होंगे। इसमें कुछ फैक्ट है, फैक्ट से संबंधित देखते हैं कि फैक्ट के अंतर्गत है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को एक अर्धसंघात्मक कहा था। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल गुजरात राज्य की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार बनी थी। अगला हम लोग देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1985 में। इसको इग्नू कहा जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी 1985 ईस्वी में। आप इसे भी डिग्री ले सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड में। अगर आप सर्विस होल्डर हैं और हायर एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इग्नू जो है बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है कि सर्विस में रहते हुए आप डिग्री डिप्लोमा धारण कर सकते हैं। तो इसकी इग्नू की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में ही है। नई दिल्ली में आप गढ़ी एक जगह है वहीं पे है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गए हुए हैं इसलिए हम बता रहे हैं कि यूजीसी जो इग्नू का हेड क्वार्टर में हम गए हुए हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है। इसका पूरा एड्रेस अभी भूल रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशन से संबंधित है, इसे डिग्री आप ले सकते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग डिग्री रहती है, ऐसी कुछ नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता जो है जनहित याचिका से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा था। अगला देखते हैं। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल होता है राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय स्तर का दल को प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाता है। ये देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला हम लोग देखते हैं। कोठारी कमीशन संबंधित है शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा संबंधित जो कमीशन है कोठारी आयोग है। अगला हम लोग देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष है। ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अधिकतम आयु यानी पद पर बने रह सकते हैं 65 वर्ष की आयु तक। और हाई कोर्ट्स के जो जजेज हैं उनकी अधिकतम उम्र जो है 62 वर्ष, इससे अधिक उम्र तक नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रह सकते हैं 62 वर्ष की आयु तक। और इनको
जो हटाया जा सकता है सिर्फ दो तरीके से। एक है, इसमें है सिद्ध कदाचार और असमर्थता। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाना हो तो उसके लिए आप सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसी आधार पे जजों को हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है यानी कि उस पर महाभियोग चलाना हो तो संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, अन्यथा नहीं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जो थे बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर यशपाल थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल को। राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल को। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं जिला पंचायत है संवैधानिक प्राधिकरण। कई बार क्वेश्चन आप देखेंगे कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मानवाधिकार आयोग है तो मानवाधिकार जो है आयोग वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, ये सभी का प्रोविजन संविधान में है, इसलिए ये संवैधानिक प्राधिकरण या संवैधानिक पद है। अगला हम लोग देखते हैं। कोई करे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण किया जाता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण किया जाता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया 1976 में। वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। वह अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है वह है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध उस अपराध को कहा जाता है जिसमें बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है किसी व्यक्ति को। यानी कि वारंट का मतलब है कि कोर्ट से वारंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर संज्ञेय अपराध कोई कर रहा है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कुछ मामलों में निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसकी प्रोविज़न सीआरपीसी में है। सीआरपीसी अगर प्राइवेट व्यक्ति का जो है तो आप अगर देखेंगे सीआरपीसी, तो सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो कि 1973 का अधिनियम है। इसके अंतर्गत है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति जैसे कि आप हो, हम, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति, उसके उपस्थिति में अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है एकदम आम नागरिक, अगर उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध, अजमानतीय और संज्ञेय अपराध हो रहा है तो उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और वो अजमानतीय और संज्ञेय है तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, वो व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है और फिर बाद में उसको पुलिस को तत्काल सौंप देगा, यानी थाने को सूचित करके भिजवाएगा या जाके सौंप देगा। तो ये चीज़ है। एक आम व्यक्ति को भी काफ़ी अधिकार दिया गया है। आप सुने होंगे
कि किसी व्यक्ति को नाम पूछने पर पुलिस द्वारा अगर नाम पूछा जाता है या पता, अगर आम व्यक्ति नहीं बताता है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, यानी कर लेती है, कर सकती है। ये सीआरपीसी में प्रोविज़न है। हम लोग जब कानून में पढ़ेंगे तो उसके अनुसार देखेंगे, सीआरपीसी वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे कि गिरफ्तारी कैसे की जाती है और कौन गिरफ्तार कर सकता है, और महिला की गिरफ्तारी से संबंधित अलग प्रोविज़न है। उसके लिए महिला की गिरफ्तारी और दिन और रात अलग है प्रोविज़न, हम लोग बाद में देखेंगे। ये अभी तो पॉलिटी है, हम लोग प्रोसीजरल लॉ अगर देखेंगे उसमें ज़्यादा देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला हम लोग देखते हैं कि दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र में दल का यांत्रिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो सकता है का उपयोग होता है आंतरिक दलीय लोकतंत्र में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखा की तैयारियों के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और सेवा परीक्षण को पृथक करता है और कैग के लेखों की तैयारियों के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन जो किया गया था 1976 में किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है एक वैधानिक अधिकार है। अगर आप पंचायत चुनाव या नगर पालिका चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो उम्र सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी याद रखेंगे। जैसे आप लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन के लिए अगर खड़ा होते हैं, यानी कि सांसद या संसद या विधायक बनना है, सांसद या विधायक बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। लेकिन अगर आप मुखिया या और कोई सदस्य जो पंचायती राज के अंतर्गत है तो उसके अंतर्गत है कि मिनिमम उम्र आपको 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। तो याद रखेंगे कि 21 वर्ष कम से कम। और वोट देने के लिए आपको न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति हो गए तो आपको निर्वाचन नामावली में नाम ऐड कराना पड़ता है, उसके बाद आप वोट देने का अधिकार आपको मिल जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था 1954 में। वर्ष 1954 में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि होती है 9 वर्ष। 9 वर्ष होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की टाइम पीरियड जो होती है 9 वर्ष का होता है। और जजों की जो संख्या होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 होता है। कुल जजों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 और एक जज की कार्य अवधि जो होती है 9 वर्ष की होती है। अगला हम लोग देखते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है इसमें, इसको देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थापित है हेग में। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ कहा जाता है की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो
हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि हेग नीदरलैंड में है और ये पीस पैलेस जो है वहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यानी यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है यो न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। और उसके प्रमुख जो 6 अंग होते हैं, 6 में से 5 अंग का जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और एकमात्र जो आईसीजे है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेड क्वार्टर है हेग में है, नीदरलैंड में है। आगे देखते हैं। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सलाह भी देता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी? श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। वो थी श्री माओ भंडार नायके। ये श्रीलंका के थी। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। श्री माओ भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और भारत की प्रथम जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। यहाँ है क्वेश्चन, श्रीमा रवते डायस भंडार नायके पूरा नाम था, एक श्रीलंकाई राजनेता थी। श्री माओ भंडार नायके 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। श्री माओ भंडार नायके ने 3 पदों के लिए सेवा की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मार्गरेट थैचर ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बेनजीर भुट्टो, जिनको गोली मार दिया गया था एक सभा को संबोधित करते हुए, बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये सभी महिलाओं के बारे में जरूर याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। अगला हम लोग देखते हैं। किसी देश के राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला थी? अर्जेंटीना की मारिया एस्टेला मार्टिनेज कार्टेज डे पेरोन। बहुत लंबा नाम है। मारिया एस्टेला मार्टिनेज भी याद कर लीजिएगा, कई बार यही पूछता है, लेकिन लंबा क्वेश्चन पूरा याद रखिएगा कि किसी भी देश की प्रथम राष्ट्रपति अगर बनने वाली महिला थी तो वो थी अर्जेंटीना की, ये भी याद रखिए। और उसका नाम है मारिया एस्टेला मार्टिनेज कार्टेज डे पेरोन, जिन्होंने इसाबेल मार्टिनेज दी पेरोन और इसाबेल पेरोन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका 2 नाम और है, इसाबेल मार्टिनेज दी पेरोन और इसाबेल पेरोन भी के नाम से जाना जाता है। और मारिया इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की महिला राजनेता थी जो 1974 से 1976 तक अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के पद पर आसीन रही थी। ये अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर जो है लंदन में अवस्थित है। अगला हम लोग देखते हैं। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है, न्यायाधीश के कन्नन। न्यायाधीश के कन्नन ऐसे उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखे थे। अगला हम लोग देखते हैं।
नालंदा परियोजना कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। नालंदा परियोजना जो है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रम है। अगला देखते हैं, आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है वे श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो है ये आधिकारिक दस्तावेज है जो भारत से संबंधित है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, यूएन चार्टर आप पढ़िएगा तो उसमें कई अनुच्छेद है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, द्वारा निषिद्ध किया गया जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग। आप अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 देखेंगे तो इसमें कारखाने खान आदि में बालकों के निषेध है, यानी जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। वर्ष भी याद पूछ देता है कि कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 14 वर्ष मिनिमम, यानी मैक्सिमम, यानी 14 वर्ष से कम होनी चाहिए, 14 वर्ष से ज़्यादा नहीं। अगर 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको जोखिम भरे उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 24 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार। अगला हम लोग देखते हैं, लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी कारण है भारत के क्षेत्रवाद के। ये सभी जो लक्षण है ये भारत के क्षेत्रवाद के हैं कि असंतुलित विकास अगर हुआ है, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय या राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी कारण जो है भारत के क्षेत्रवाद के लक्षण है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान है न ही कठोर न ही लचीला। भारतीय संविधान जो है न ही कठोर और न ही लचीला है, यानी दोनों के मध्य स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई केरल में। भारत में सर्वप्रथम केरल राज्य में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष भी नहीं किया जा सकता है। यह कथन संबंधित है आभासी विधायन के सिद्धांत से। आभासी विधायन के सिद्धांत को कहा जाता है जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष भी नहीं किया जा सकता है। ये कथन जो है आभासी विधायन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों के पीठ द्वारा जनहित वाद की अवधारणा की व्याख्या की गई। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के केस में जो 7 जजेस की पीठ थी में जनहित वाद की अवधारणा, जिसको PIL कहा जाता है, और उस समय CJI जो थे PN भगवती थे। PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट जो अमेरिका से लिया गया, अमेरिकी संविधान से। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के डेट में। ये अगर कोई वंचित, निर्धन या बंधुआ मजदूर वगैरह है जो कि न्यायालय में नहीं जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति PIL के माध्यम से उसको न्याय दिलवा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जनहितवाद, जो कि SP गुप्ता वर्सेज भारत संघ में आया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, PIL से संबंधित व्यक्ति हैं न्यायाधीश PN भगवती। न्यायाधीश PN भगवती जो है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित व्यक्ति है। भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग। भारत में जो सोवरेन है वो हम भारत के लोग हैं, यहाँ के पीपल हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से आप देखेंगे कि प्रियम्बुल स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1956 में। 1956 में UGC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है, और न हो वो अच्छा चीज़ है। नहीं तो इसमें वेतन ही कटता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का भी कट जाता है, इसमें वेतन किया जा सकता है माने। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात से संबंधित है, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। जबकि आप 352 देखेंगे राष्ट्रीय आपात, और 356 का उपयोग कई बार किया गया है। 356 का तो बहुत बार किया गया है। ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 356 जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। सभी में 4 का अंक का डिफरेंट है। यानी 352 राष्ट्रीय आपात, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 356 आ जाएगा जो राष्ट्रपति शासन से, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 360 आ जाएगा जो कि वित्तीय आपात से। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। प्रथम सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला हम लोग क्वेश्चन देख आगे। यहाँ आज का लेक्चर समाप्त होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगर किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन या और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले आप पॉलिटिक के अंतर्गत यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित लेक्चर P1 P2 के रूप में अपलोड किया जा चुका है। ये P3 लेक्चर है और एक P4, 4 लेक्चर आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत। और ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको 2-3 बार से ज़्यादा देखेंगे तो पूरी तरह से आप भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सहज महसूस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।